नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर्स की। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है दैट इज फॉर आईआईटी जैम 2025 जिसको अपन टारगेट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे और इनफैक्ट आपको सारा कुछ डिटेल में समझाया जाएगा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर आईआईटी जैम 2025 एग्जामिनेशन। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आईआईटी जैम में फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट से जितने भी सवाल बनते हैं उनमें हर एक सवाल में जो चीज इस्तेमाल होगी ही होगी, चाहे काइनेटिक्स का सवाल हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स का सवाल हो, चाहे फिजिकल स्पेक्ट्रा का सवाल हो, चाहे इक्विलिब्रियम का सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, उसमें यूनिट कन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनिट कन्वर्जन आपको आनी ही चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आपको करना आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक सवाल में वो इस्तेमाल होगा। राइट बच्चों, और क्योंकि वो हर एक सवाल में इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर एक सवाल में वो यूज होगा ही होगा, इंपॉर्टेंट है ही, तो इसीलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो में अपन जो शुरुआत करेंगे वो इसी एक बात से करेंगे, यूनिट कन्वर्जन से। इसके अलावा अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ इसी बार ऐड हुआ है और क्योंकि इस बार उसने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है सिलेबस में, तो फॉर श्योर एक सवाल टपकेगा, एक सवाल आएगा ही आएगा परीक्षा में, एक सवाल गिरेगा ही गिरेगा, तो उस सवाल को अपन डील करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो आइए मैं सेशन को शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। कुछ बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे और सोच रहे होंगे, अभी आधे तो सोच ही रहे होंगे और कईयों ने अभी 6 महीने में सोच लिया होगा कि हाँ भैया अब हमें जैम करना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रेपरेशन कर रहे हैं बट हाँ भैया ठीक ठाक चल रही है, ज्यादा अपन को कुछ फील सा नहीं आ रहा प्रेपरेशन में। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, स्पेसिफिकली मैं अपने पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपको सीखनी है तो आप सिर्फ ये भी वीडियोस अगर देख के जाओगे जो अभी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं, मतलब वीकली बेसिस पे आएंगी ये वीडियोस, अगर आप इनको देख लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट को बहुत स्ट्रांग कर ले जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट आप आईआईटी जैम 2025 वाले जो सेक्शन अटेम्प्ट करोगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सारे वीडियोस को देखने के बाद। तो करना आपको यह है कि अब आपको आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तब भी भैया ये पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, इनके जो स्लाइड्स होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आप ऐप पे जाके वहां से इसकी स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, अगेन जैसा कि क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो बातें हैं जैसे कि पहली लाइन देखो जी, ये मैं लिख लाया हूं क्योंकि ये बातें बहुत 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 काम देने वाली हैं। पहला है जी, खुद की शक्तियों को याद रखो, है ना, खुद की शक्तियों को याद रखना है भाई। क्यों? क्योंकि याद करो जब तुम 12वीं कक्षा में थे तो तुम भैया केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे और फिजिक्स भी पढ़ रहे थे और मैथ्स हुआ तो मैथ्स पढ़ रहे थे, नहीं तो बायो पढ़ रहे थे, 3 सब्जेक्ट, उसके अलावा इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट और होता है। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे ना भाई। बट अब क्या हो गया सर, अब तो हमें एक चैप्टर में भी भैया मुश्किल लगता है कि एक चैप्टर कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। तो अपनी शक्तियों को याद रखो भाई, ठीक है, अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। दूसरी बात, खुद को हमेशा बोलो भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, कर कैसे सकते हैं? अगर तुम चाहो तो, इफ यू विल यू कैन। होता तभी है जब तुम चाहोगे, सो इफ यू विल यू कैन, राइट बच्चों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, समय निकल गया है। अब मान लो तुमने समय निकल गया है, उसके चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तो भैया जल्दी जल्दी तुम्हें नहीं समझ आया तो वो भी समय निकल गया जी। तो इसीलिए ध्यान रखो, नहीं समझ आ रहा तो स्लो प्रोसेस से जाओ। स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस। धीरे धीरे पढ़ो, नहीं पढ़ने से बेटर है धीरे 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 पढ़ो, है ना। स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोसेस। तो ये सारी बातें आप अपने दिमाग में बैठा के रखना
और इस पूरे वीडियो को इसी एंगल से देखना कि आप कुछ भी कर सकते हो जी। ठीक है जी, आइए मैं शुरू करता हूं। आज की इस वीडियो में जो अपन बातें बोलने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन, बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, जिसमें बेसिक मैथ में मैं डिफरेंशिएशन डिस्कस करूंगा और कुछ सवाल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि बेसिक मैथ वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए एक वीडियो ये आ रहा है, सेम ऐसे ही एक वीडियो और आएगा लेक्चर 2, जिसमें मैं पूरा बेसिक मैथ खत्म कर दूंगा। आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर इसी को कंटिन्यूएशन में मैं सेकेंड लेक्चर में मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको 2 लेक्चर देखने, आज पहला लेक्चर है जिसमें यूनिट कन्वर्जन बेसिक मैथ पढ़ेंगे, फिर इसका दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें बेसिक मैथ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों लेक्चर देख लो, इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ऊपर अपन हेडिंग डालेंगे, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन में ये यूज होने ही वाला है। तो सर अगर यूज होगा तो फटाफट से यार इसके बारे में बताना शुरू कर। ठीक है, तो मैं अब आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट्स है वो सारी यहीं पे उतार के दिखाता हूँ। सारी यूनिट्स को मैं यहीं पे समझाता हूँ। सारी यूनिट्स कब इस्तेमाल होंगी, कब उनका यूज आएगा, कब किसी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा, दूसरे को पहले में कन्वर्ट करूंगा, कैसे ये कन्वर्जन्स होंगी, इन सारी बातों को आइए मैं बताना आरंभ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स यूनिट बता देता हूं जो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जी एनर्जी का। एनर्जी से भी पहले अपन यूनिट की बात करते हैं प्रेशर की। ये एज इट इज, आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए जो भी मैं यहां लिखवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है जी प्रेशर का। तो प्रेशर में कितने प्रकार की यूनिट्स हो सकती हैं या कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं और उसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए मैं आपके सामने लिखना शुरू करता हूं। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बट आप फिर से एक बार इसको अलग से ही नोट कर लेना यूनिट कन्वर्जन डाल के। राइट, आइए तो मैं लिखता हूं प्रेशर। प्रेशर सबसे पहले क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया। फोर्स का यूनिट होता है सर न्यूटन, एरिया का होता है जी मीटर स्क्वायर। इसको और कैसे लिखूंगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है जी पास्कल। तो सबसे पहला यूनिट आई गेस सबको क्लियर होगा, और ये एज इट इज सीक्वेंस में ही याद रखना होता है। ठीक है, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। राइट, चलिए दूसरे यूनिट पे चलते हैं। सर प्रेशर जिसको अपन एटीएम में भी लिखते हैं, सो 1 एटीएम कितना होता है? ये होता है जी 101,325 पास्कल। तुम कहोगे कि सर ये वाली वैल्यू आपको कैसे पता कि एक एटीएम में इतने ही पास्कल होते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? सर 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर कहां से आया होगा? अरे भाई हमने नापा ही तो है ना भाई। यूनिट का मतलब कि कितना है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, इसको अपन नाप के ही लिखते हैं। ये चीजें अपन मेजर करते हैं। वैसे ही जब मैंने 1 एटीएम में देखा कि कितना प्रेशर बन रहा है, तो उसको पास्कल की टर्म में जब मैंने नोट किया तो वो कितना आ रहा था? 101,325 पास्कल। राइट, चलो बहुत बढ़िया। इसको और कैसे लिख सकता हूं? तो मैंने 3 छोड़ के पॉइंट लगाया, 0.325, तो सर इंटू 10⁻³ पास्कल आ जाएगा। कैसे? इसको हटा, नीचे 30, ये कट जाएगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सर अब मैं इस पूरी चीज को बोल दूंगा 101.325, 10⁻³ पास्कल को बोल दूंगा जी किलो पास्कल। अगेन इसी में 1 एटीएम जो कि है 101,325 पास्कल, या इसको लिख सकता हूं 101.325 किलो पास्कल, या इसी को 1 2 3 4 5 को छोड़ के 0 लगाऊं तो 1.01325 इंटू 10⁵ आ जाएगा पास्कल में। और ये जो 10⁵ पास्कल है, ऐसा क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि इसको मैं बोलूंगा जी 1 बार। दैट मीन्स कि जो 1 एटीएम है वो है जी 1.01325 बार। राइट बच्चों,
तो ये है आपका सेकेंड यूनिट, ये आ गया जी फर्स्ट यूनिट आपका, ठीक है। ये आ गया जी सेकेंड यूनिट आपका, और ये आ गया जी आपका थर्ड यूनिट, ठीक है। ये थर्ड यूनिट आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो 1 ATM होता है वो होता है जी 760 mmHg, दैट इज मिलीमीटर राइज इन मरकरी। इसको अगर आप पढ़ोगे, इसको जनरली mmHg बोला जाता है, बट इसको पढ़ने के लिए मिलीमीटर राइज इन मरकरी। वैसे ही कि जब मैंने 1 ATM प्रेशर लगाया तो जो मरकरी मैंने ट्यूब में लिया था उसको अगर मैं 1 ATM प्रेशर से दबाता हूं तो वो कितना राइज होता है, कितने mm राइज होता है। तो 1 ATM लगाने से 760 mm मिलीमीटर राइज होता है मरकरी, ये नापा गया है, ठीक है। इसीलिए अपन लिखते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, या फिर इसी को ऐसे ही टॉर की टर्म में लिखते हैं, तो दैट इज व्हाट 760 टॉर। तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए, और ये बड़ी सिंपल सी मैंने बातें बोली हैं, ये आई गेस सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये पहली यूनिट, ये दूसरी, ये तीसरी, है ना। अगर मैं इसको प्रेशर की बोलता हूं यूनिट, तो ये फोर्थ वाली यूनिट हो गई। तो ये 4 यूनिट लिखी मैंने प्रेशर की। अब लेट सपोज अगर मुझे कभी भी आ जाए कि सर 1 ATM में 760 mmHg हैं, तो अगर लेट सपोज सवाल आया कि 720 mmHg है, बताओ इसमें कितने ATM होंगे। तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल, आपको पता है कि सर 1 ATM में 760 mmHg होते हैं, तो एक, इसको उल्टा कर ले, 1 mmHg में कितने ATM होंगे, तो 1/760 ATM, पक्की बात है। अब मुझे निकालना कितना है सर, 720 में, एक में इतने हैं तो 720 में कितने होंगे, तो 720 अपॉन में 760, दैट इज व्हाट योर ATM, इतने ATM आ जाएगा। तो आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी यूनिट है जी आपकी प्रेशर की, राइट बच्चों। चलिए आइए अब मैं चलता हूं जी दूसरी यूनिट पे। दूसरी यूनिट है जो आपको याद रखनी है, दैट इज फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू में H, ठीक है। ये होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा डब्बा है जिसमें 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर वॉल्यूम कंटेन हो सकता है, 1000 लीटर वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। तो यहां से पहली यूनिट 1 मीटर, अभी मीटर 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 क्यों बनेगा, 10 की पावर 3 लीटर, और 1 लीटर में कितना होगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 लीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। पहला यूनिट तैयार है जी, पहला यूनिट। दूसरा, अब यहां पे बच्चों जो अपन ने याद रखा ना ये वाला, बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपको इतना ही याद है तो आप सारी वॉल्यूम की यूनिट बना सकते हो। कैसे, देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ये याद रहना चाहिए, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बराबर 1000 लीटर। जरा ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। ऊपर तो मैंने लीटर को मीटर क्यूब की टर्म में लिख दिया, बट मान ले अगर मुझे लिखना हो मीटर को सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में, मतलब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन देखना हो, देखो जरा, मैंने ऊपर बोला लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशन, बट अगर मान ले मुझे लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो कुछ नहीं करना सर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बराबर 1000 लीटर, ऊपर वैल्यू रख दो। तो ये 3 जीरो हैं, ये इससे कट गई, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, दैट इज व्हाट योर वैल्यू। दैट मीन्स ये आपका दूसरा यूनिट तैयार है। इसके अलावा तीसरा यूनिट की बात करो तो 1 मीटर, अपन को ये पता होना चाहिए, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बराबर 1000 लीटर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें डेसीमीटर क्यूब लाना चाहूं तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ऊपर रख दो वैल्यू, 10 डेसीमीटर
10 डेसीमीटर बराबर 1000 लीटर. दिस विल कैंसल आउट. तो आंसर विल बी 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर. अगेन कि सर अगर मेरे पास 1 मीटर है 1000 लीटर के बराबर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 ml में कितने होते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml. तो ये 4 ही यूनिट हैं जो आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट. ये यूनिट कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. जैसे कि मैं इसको एक साथ लिख देता हूं. 1 लीटर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है. पहले मीटर लिख ले, है ना. 1 लीटर में इतने हैं. 1 लीटर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है. 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब है. 1 लीटर में 1000 या 10 की पावर 3 लिख ले इसको भी ml. तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट विल ऑल्सो इक्वल. तो 1 लीटर किसके बराबर है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब. राइट बच्चे, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है जी. बोलो जी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर यूनिट. इसके अलावा तीसरा यूनिट जो आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट एनर्जी का. ये भी इंपॉर्टेंट है. एनर्जी का कैसे, तो आपको याद रखना है एनर्जी. तो आपको एक यूनिट तो पता ही होगी कि एसआई यूनिट, अगर मैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, अगर मैं इसका एनर्जी का यूनिट देखूं तो ये आता है जी जूल. ठीक है, अब जूल तो आता है, तो अगली बात मुझे ये जाननी है कि 1 जूल किसके बराबर है. तो 1 जूल होता है जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एनर्जी की, ये वाली जो मैंने लिखी है, बहुत इस्तेमाल होती है जी, बहुत. ठीक है, दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चे, ये एक्सप्रेशन आया कैसे, तो आपको कोई भी एनर्जी जैसे कि हाफ mv स्क्वायर से याद कर लो या E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर से याद कर लो, किसी से भी याद कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी है तो इसका वैल्यू जूल आएगा. मास किस में लिया जाता है, केजी में, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर. तो 1 जूल इज व्हाट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. यही आ रहा है, देख लो. तो आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हो. ऐसे ही आप इससे भी याद कर सकते हो. एनर्जी है तो जूल आएगा, मास है केजी में, स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर. तो 1 जूल इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसका वैल्यू आ जाएगा. आई गेस आपको ये बात समझ आ रही होगी. हाँ जी, ओके, चलिए बहुत बढ़िया. दूसरा यूनिट 1 जूल किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर. अर्ग क्या होता है, 1 अर्ग होता है जी. जैसे जूल देख लो, जूल होता है एसआई यूनिट. 1 जूल होता है जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे ही 1 अर्ग होगा, क्योंकि ये सीजीएस, ये एसआई यूनिट होता है, ये होता है सीजीएस यूनिट. ये एसआई यूनिट है एनर्जी का, ये है जी सीजीएस यूनिट. तो जो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ये आ जाएगा ग्राम में, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा पर सेकेंड. तो 1 जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और 1 अर्ग होता है जी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वैल्यूज हैं, ध्यान रखना. इसके अलावा भी एनर्जी का यूनिट है कि 1 जूल होता है जी 1 न्यूटन मीटर. ठीक है, ये कैसे आता है देखो,
फोर्स क्या होता है जी, मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्की बात है, बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही अभी अपन ने जूल का भी देखा। 1 जूल क्या है जी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन लिख सकता हूं। सो 1 न्यूटन, यहां मीटर भी बचा, दैट शुड बी जूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगली यूनिट जो आपको ध्यान रखनी है कि 1 लीटर एटीएम में 101.325 जूल होते हैं और 1 लीटर बार में 100 जूल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने कैसे कर दिया, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं किसी एक को, मैं लीटर बार वाले को प्रूव कर देता हूँ। 1 लीटर या 1 लीटर एटीएम दोनों को ही प्रूव कर देते। तो इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना है। सो 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं और एक एटीएम में 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल होते हैं। ठीक है, जो पास्कल है, एक चीज यहां और नोट कर लेना, जो पास्कल है ना, पास्कल क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये चीज आपने यहां लिखी भी हुई है, तो आप यहां से लिख भी सकते हो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब 1.01325 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट, यहां न्यूटन मीटर बचेगा और ये एडजस्ट होंगे तो इंटू 10⁻2 बचेगा इंटू न्यूटन मीटर, तो बन जाएगा 101.325 न्यूटन मीटर। और आपको अभी बताया मैंने न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर। दैट इज व्हाट, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। सेम ऐसी आप बार वाला भी प्रूफ कर सकते हो, वो भी मैं साइड में प्रूफ कर ही देता हूं। सो 1 लीटर बार इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर क्यूब है, 10 की पावर 5 पास्कल है। ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे बस छोटा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, 1 एटीएम में 101.325 पास्कल है, बट 1 बार जो होता है ना, वो 10 की पावर 5 पास्कल के। देख, 1 एटीएम 101.325 पास्कल के बराबर है और 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। ये ध्यान रखना। तो पास्कल को और कैसे लिख सकता हूं, न्यूटन पर मीटर, दिस विल कैंसिल आउट। तो 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स 100 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकता हूं, तो 1 लीटर बार आ गया जी 100 जूल के बराबर। सो आई गेस आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। 1 लीटर बार इज इक्वल्स टू 100 जूल। सो ये कहानी है ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बेसिक से यूनिट है जो आपको पता होनी चाहिए। ये वाली यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसको अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, 1 लीटर बार इज इक्वल्स टू 100 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसके अलावा जो बची हुई एनर्जी की यूनिट है उसको बताता हूं, दैट इज रिमेनिंग यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कौन सी यूनिट है एनर्जी की, तो उसके अलावा जो भी एनर्जी का यूनिट है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये कुछ आर की वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको याद रखने के लिए पहली बात तो मैं ये बता दूं, विद यूनिट याद रखना है। पहला वैल्यू है 8.314, 0.0821, 0.0831, 2 कैलोरीज
या सिंपली 2 लिख ले और फिर इसके बाद 8.31। अब इसका यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट में है ये वैल्यू, है ना। जैसे ऊपर वाली है जूल पर केल्विन पर मोल, सब में आएगा, ठीक है। जूल पर केल्विन पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर मोल तो आना ही आना है सब में, ठीक है। ये तो आना ही आना है, ठीक है भाई, ये तो आना ही आना है। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ आर। अब सर इस वाली आर की वैल्यू से हम यूनिट कैसे कन्वर्ट कर लें? तो आइए मैं बता देता हूं। मान ले मैंने कहा जी मेरे पास 20 कैलोरीज है, इसको तुझे कन्वर्ट करना है जूल में, है ना। अक्सर ऐसा सवाल बोला जाता है, पूछा जाता है थर्मोडायनामिक्स वगैरह में, ठीक है, जहां पे आप वर्क वगैरह निकालते हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है। 20 कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखना सर, जो 20 कैलोरीज है इसको कैलोरी वाले को हटा के जूल लाना है। तो कोई भी चीज हटाने के लिए देख इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा। देख, कैलोरी को हटाना है मतलब कैलोरी वाली वैल्यू से अगर डिवाइड कर दूं तो कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा। तो बता यहां कैलोरी कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। तो मैं इसको R4 से डिवाइड कर रहा हूं और इसको मल्टीप्लाई जूल वाली वैल्यू से कर रहा हूं, दैट इज R1 से। ऐसा क्यों? ध्यान से देख, मैं करके दिखाता हूं। 20 था कैलोरीज अपॉन R4 कितना है सर? 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल इंटू R1 कितना है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा जी 10। तो द करेक्ट आंसर विल बी 83.14 जूल। देख लो, सब कुछ कट जाएगा। जैसी कैलोरी था उसको हटाना है तो मैंने कैलोरी वाली से डिवाइड कर दिया और जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दे, बस। क्या बोला मैंने? जिस वाली चीज को हटाना है उससे डिवाइड कर दो, जिस वाली चीज को लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान ले मैंने कहा जी मेरे पास 50 किलो पास्कल है, लीटर, किलो पास्कल लीटर है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है जी कैलोरीज में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? बड़ा सिंपल है कि सर 50 है किलो पास्कल लीटर, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करूंगा? R5 का डिवाइड। अबे देख, यूनिट से याद रखना है वैल्यू को। तो 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, राइट। और लाना किस में? कैलोरीज में। तो कैलोरी मतलब R4, कैलोरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिसको हटाना है उससे डिवाइड कर दे, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दे। सो जो भी आंसर आएगा वो तेरा कैलोरीज में आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द यूनिट्स, राइट। तो ये आपकी यूनिट कन्वर्जन की बात है फॉर एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ और कांस्टेंट्स हैं जिसकी आपको वैल्यूज याद रखनी है। कांस्टेंट्स वैल्यू यूज्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री, जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं ना जनरली। हालांकि वो सवाल में कई बार दे भी देता है, बट आपको ये याद रखना है क्योंकि इनसे भी कई बार यूनिट कन्वर्जन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला KB, जिसको अपन कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू है जी 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। यूनिट से जरूर याद रखना है। दूसरा सेम मैं KB का ही वैल्यू लिख रहा हूं, ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू होता है 0.695 पर सेंटीमीटर पर केल्विन। ये दो वैल्यूज याद रखनी है इसकी, KB की। दोनों वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, कहां कहां होंगी ये भी बता देता हूं। ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी फिजिकल स्पेक्ट्रा में, ये वाली वैल्यू एनर्जी वाले कोई भी मतलब टर्म में, जैसे कि जनरली गैसियस स्टेट में ही इस्तेमाल होती है। गैसियस स्टेट में हो सकती है, थर्मो में हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेजरली फिजिकल स्पेक्ट्रा में ही रहती है। इसके बाद तीसरा कांस्टेंट होता है H, जिसको अपन बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट।
इसका वैल्यू क्या है, इसमें एक और छोटी सी चीज़ याद रख लेना, ये जो के बी का वैल्यू होता है यहीं लिख लो, उसको लिखा जाता है आर अपॉन एन ए। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और नीचे होता है जी एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा तो इसको अपन उठा के इधर ले आते हैं। चलो, सो प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फोर्थ सी जिसको अपन कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸, या तो मीटर पर सेकेंड में लिख लो या फिर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिख लो। इसके अलावा जो वैल्यू होता है कांस्टेंट्स जो अपन इस्तेमाल करते हैं, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, जिसमें वैल्यू होता है जी 6.626 इंटू 10⁻23 पर मोल। ये जो वर्ड लिखा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों और कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर सवाल में बोल दे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करो, फाइनल आंसर चाहिए मुझे किलो जूल पर मोल में, तुम्हारा आंसर आ रहा है 50 जूल, तो क्या करोगे 50 जूल है तो आप करोगे 50 इंटू 10⁻⁻3, ये किलो जूल में आ जाएगा। अबे भाई 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो 1 जूल में कितने होंगे 10⁻³ किलो जूल, ये नीचे आगे ऊपर जाएगा। तो ये तो किलो जूल में आ रहा है, बट ये ध्यान रखना परमोल भी है। अगेन परमोल भी है तो परमोल लाना पड़ेगा। लाऊंगा कैसे सर? लाने के लिए ये एवोगैड्रोस नंबर होता है जिसको मैं Na लिखता हूं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, बच्चे यही गलती करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ना ना ना, अगर तू इसको मल्टीप्लाई करेगा तभी तो यार परमोल आएगा ना। इसका यूनिट परमोल होता है, इसका यूनिट ही परमोल होता है, तो परमोल बगल में लाने के लिए परमोल वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब यूनिट बनेगा जूल परमोल। अगर तू इसको डिवाइड करेगा ना तो अब ये ऊपर जाके बनेगा किलो जूल मोल, जो कि उसने नहीं पूछा है, तो इसीलिए तू डिवाइड नहीं करेगा। राइट? आई गेस आपको समझ आया होगा। यस? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है जी। तो ये था आपके पास कांस्टेंट्स का वैल्यू। इसके बाद अगली बात पे आते हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ बोल लो या डिस्टेंस बोल लो ना, कि मतलब मीटर होगा सेंटीमीटर होगा, आपस में कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, 10⁻⁶ ऐसा लिख लो, 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁻15 फर्मी होते हैं। ठीक है, ये सारी यूनिट्स आपको याद रखनी है। अगेन मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट विल ऑल्सो इक्वल, इट मीन्स 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर है, या 10⁻2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। 10⁻9 यहाँ नैनोमीटर आ जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 10⁻12 पिकोमीटर आ जाएगा, 10⁻15 फर्मी। ठीक है, और इसको मीटर की टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका एक
यूनिट बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट में बहुत इस्तेमाल होता है जी। ये एज लेंथ जब आप यूज़ करते हो सवालों में, उसमें बड़ा इस्तेमाल होता है ये, सॉलिड स्टेट में इसका बड़ा यूज़ है, तो इसीलिए इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमस्टॉर्म को पिकोमीटर में बदलना, जो इन दोनों को कंपेयर कर दूं, एमस्टॉर्म को मुझे मिलीमीटर में बदलना, ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, इन दोनों को कंपेयर करके मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए जी, ठीक है। तो अब अपन ने एक तो प्रेशर का यूनिट पढ़ लिया, वॉल्यूम का, एनर्जी का, उसके बाद लेंथ का, फिर अपन ने कुछ कांस्टेंट्स को भी जान लिया है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब अपन यूनिट कन्वर्ट करेंगे, या यूं कह ले फिजिकल स्पेक्ट्रा की कुछ यूनिट्स का वैल्यू याद रखना है आपको। फिजिकल स्पेक्ट्रा, इसमें क्या इस्तेमाल होती है यूनिट, तो इसमें जनरली यही यूनिट इस्तेमाल होती है कि सर अगर कोई जूल है तो उसमें कितने पर सेंटीमीटर होंगे, कोई पर सेंटीमीटर हो तो उसको सेकंड में कैसे बदलना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर अगर कोई जूल है तो जूल से मैं पर सेंटीमीटर कैसे आऊँ, जूल से मैं पर सेकंड कैसे जाऊँ, और मैं पर सेकंड से या पर सेंटीमीटर से जूल कैसे जाऊँ। तो देखना कैसे, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहला सवाल कि सर अगर मैं जूल में हूँ, जूल की वैल्यू से मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में जाना है, कैसे जाऊँगा। एक चीज़ क्लियर है कि सर जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे जूल को हटाना है और सेंटीमीटर इनवर्स को लाना है, कैसे लाओगे। मान ले मैंने इसको जूल को हटाने के लिए मैंने एस से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, जूल अपॉन जूल सेकेंड। अब क्योंकि मैंने जूल से डिवाइड तो कर दिया, जूल से जूल कट गया, बट आंसर पर सेंटीमीटर में आना चाहिए, तो सिर्फ एच का डिवाइड नहीं, साथ में सी का भी डिवाइड कर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सर पर सेकेंड और पर सेकेंड भी क्या पलट दे, ये पर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, पहला। दूसरा बताओ, आई गेस सबको क्लियर होगा, ये सबको क्लियर होगा जी, बोलो। दूसरा, सर अगर मान लो कोई जूल है और उसको मुझे पर सेकंड में कन्वर्ट करना, कैसे करूंगा। सर जूल है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको मैंने एच से डिवाइड कर दिया। एच का यूनिट क्या होता है, तो जूल है, नीचे आ गया जूल सेकंड, कट गया, ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, तो सिंपल कर दे डिवाइड बाय एच, यहाँ कर दो डिवाइड बाय एच सी, एक ही बात है। इसके बाद अगला कि सर मान लो अगर मुझे पर सेंटीमीटर से पर सेकंड जाना हो, तो आप कैसे जाओगे, या इसको दूसरे सेंस में बोल ले, पर सेकेंड को पर सेंटीमीटर में, ताकि सारे डिवाइड वाले एक तरफ ही आ जाए, है ना। तो पर सेकेंड है, अगर मैं इसको सी से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा पर सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड गया, ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो इसको भी अपन डिवाइड बाय सी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ अपन करेंगे डिवाइड बाय सी, यहाँ भी डिवाइड बाय एच, यहाँ आएगा डिवाइड बाय एस सी, ठीक है। ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेम अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब सर मान लो अगर जूल है, सेंटीमीटर इनवर्स है और पर सेकेंड है, इसका जस्ट अपोजिट करना हो, जस्ट इसके उल्टा करना हो, कैसे। फॉर एग्जांपल पर सेंटीमीटर से जूल, पर सेकेंड से जूल, और सेंटीमीटर इनवर्स से पर सेकेंड, कैसे करूंगा। बड़ा सिंपल है, जैसे जूल से पर सेंटीमीटर आने के लिए डिवाइड कर रहा था, उल्टा जाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स इट, मल्टीप्लाई बाय सी, मल्टीप्लाई बाय सी, यहां जाएगा जी एच। तो ये आपका एक यूनिट कन्वर्जन है जो जनरली किस में इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकल स्पेक्ट्रा में। फिजिकल स्पेक्ट्रा में इस्तेमाल किया जाता है ये वाला यूनिट, ठीक है। फिजिकल स्पेक्ट्रा में ये वाला यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बच्चे आपको क्या याद रखना है, मोल के कुछ
फॉर्मूलेज याद रख लो, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशंस के वैल्यूज याद रख लो ना, कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेंट्रेशन का आई गेस आप वैसे तो पढ़ते भी हो अलग से भी, बट कॉन्सेंट्रेशन जनरली लिखा जाता है मोल पर लीटर में। ये आपको पता होना चाहिए। इसी में कॉन्सेंट्रेशन में ही, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, N/V, कितने मोल से पर यूनिट वॉल्यूम। इसी में आप एक डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी याद रख लो। डाइल्यूशन, या अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब है एज डाइल्यूशन या ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड करना, जो भी सॉल्वेंट है उसको ऐड करना, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन इनवर्सली है ना भाई। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कि सर अगर मान लो इस कमरे में 10 लोग थे, तो अब इतने बड़े कमरे में भी 10 लोग ही हैं, तो इसमें ज्यादा खुले खुले बैठे होंगे। अबे अगर इतने से कमरे में भी 10 लोग हैं, इतने बड़े कमरे में भी 10 लोग हैं, तो बड़े वाले कमरे में जो नंबर है वो सेम है। इट मीन्स कि वो पर यूनिट वॉल्यूम में, इसमें एक बंदा बैठा है, दूसरा बंदा इसमें बैठा है, तीसरा बंदा इसमें बैठा है, तो अलग अलग बैठे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब भीड़ भाड़ कम है जी, यहां पे भीड़ भाड़ कम है, तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। इसको भी जरा ध्यान से याद रखना, ये बड़ा यूज होता है कंडक्टेंस में वगैरह वगैरह में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था अपने पास यूनिट कन्वर्जन जो आपको याद रखने। हालांकि मैंने मोस्ट ऑफ द आपको जनरल जो जिससे आपका काम बन जाएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी करवाई दिए हैं, ठीक है। अगर आपको इतनी यूनिट आती हैं तो आप कभी भी सवालों में नहीं फंसेंगे। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल आते हैं आप उसको इजीली कर पाएंगे जी, उसको इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। इन सारे यूनिट्स को आपको बार बार लिख के देखना है। इसके अलावा भी जब भी कोई टीचर पढ़ाता होगा, जैसे जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं एडिशनली और भी यूनिट जब भी जैसे कोई फॉर्मूला आ गया तो उसको भी मैं अलग से लिखवा देता हूं। तो आपको करना क्या है, ये पूरा एक पेज पे उतार के चिपका लेना है जी कहीं पे, ठीक है, और उसको रोज पढ़ना है। दैट इज द यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। आइए, क्यों यार ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जैम और गेट का अब तो नेट में भी आ रहा है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जिसमें यूनिट ना पूछे। वो यूनिट डायरेक्ट नहीं भाई, यूनिट कन्वर्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल तेरा आंसर ना आ रहा होगा लीटर पर एटीएम, लीटर एटीएम में आ रहा होगा, वो कहेगा कैलोरी में बता, तो जिसमें आ रहा है उसमें नहीं पूछेगा, वो कहेगा इसमें बता, तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यूनिट कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये तुझे आइडिया देगा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो आपको दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत होता है, बेसिक मैथ, है ना। और ये बात भाई बिल्कुल गलत है कि सर हम बायो से हैं और हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। भाई तुम सब बराबर ही हो, क्योंकि मैं जहां तक मुझे पता है कि भाई मैथ्स वालों को भी मैथ्स नहीं आता है, वो बस नाम का कहते हैं कि हम मैथ्स के हैं, मैथ्स वालों को भी मैथ्स नहीं आता है। तो ढंग से सुन लेना, यहाँ पे बात जो अपन डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ, और इस बार तो ये जैम में भी ऐड हो चुका है, बेसिक मैथ वाला जैम में भी ऐड हो चुका है। तो हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, और ना भी ऐड हुआ होता तो भैया बेसिक मैथ के बिना तो फिजिकल केमिस्ट्री बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगला सवाल, जरूरत पड़ेगी तो सर इसमें क्या क्या चीजें अपन पढ़ेंगे, तो मैं बता देता हूं। पहला तो अपन थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। दूसरा इंटीग्रेशन, उसके कुछ फॉर्मूलेस और आइडेंटिटी। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कुछ वैल्यूज और उसके ग्राफ वगैरह भी याद रखेंगे। चौथा बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का कुछ बेसिक आइडिया भी होना चाहिए आपको कि ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। फिफ्थ, तो एक तो अपन डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, और सम बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है। सम बेसिक कैलकुलेशन में सब कुछ आ गया, मिसलेनियस है ना।
जो भी आपको पॉइंट याद रखने हैं वो मैं आपको इसी में, जो लास्ट में बच जाएंगे वो मैं इसी में कवर अप करवा दूंगा। तो ये अपना कुछ बेसिक आइडिया होने वाला है रिगार्डिंग द बेसिक मैथ्स, कि सर ये पहले अपन डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर बेसिक मैथ, फिर सम बेसिक कैलकुलेशंस, राइट। ये आपका एक पैटर्न होने वाला है जिसमें अपन बेसिक मैथ को कवर अप करने वाले हैं। बेसिक मैथ में सबसे पहला बिंदु है डिफरेंशिएशन। तो आइए मैं शुरू करता हूं जी डिफरेंशिएशन। आराम से बातों को समझते चलना। मैं आपको यहां पे मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि मैं मैथ्स, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ्स को केमिस्ट्री के साथ कैसे, जो अपन पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री में कहां यूज हो रहा है उसको भी बताते चलूंगा। क्योंकि अंततः भाई जो मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो वहां यूज होना चाहिए ना यार। तो वो यूज क्या होगा वो अपन डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल के लिए अपन थोड़ा बहुत बेसिक जानना शुरू करते हैं जी। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। चेंज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ dx अपॉन dt है, इसको आप कैसे रीड करोगे? तो आप सिंपली बोलोगे चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज इन x ठीक है, दैट इज व्हाट सिंपली अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं किसका चेंज देख रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, यही डिफरेंशिएशन का मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है रे, किसका चेंज देख रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने एक फंक्शन ले लिया dfx अपॉन में dt, या dx कर ले, कुछ भी कर ले, dx कर ले, तो इन दोनों में, जिसमें मैं जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं जिसके रिस्पेक्ट में, दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए तभी वो डिफरेंशिएट होगा। फिलहाल के लिए इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? दैट इज चेंज इन fx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब ये कि अगर मुझे जनरल में किसी के रिस्पेक्ट में, लेट सपोज मैंने कहा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, कुछ भी पावर हो, इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं है, पावर आगे आ जाएगी और जो भी पावर बची उसमें से एक घटा दो, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन। बट ध्यान ये रखना कि जिसको भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में यहां भी सेम चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, पहले तो मैं इसी को अप्लाई कर देता हूं, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -1। अगर मान लो ऐसा कुछ है तो ये पावर -1 है, आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो -1 एक्स टू दी पावर -2। -2 है तो इसको नीचे ला सकता हूं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं कहता हूं डी वाई एक्स टू दी पावर -1, इसका वैल्यू क्या होगा? तो कई बच्चे ऐसे ही सोचेंगे कि सर पावर है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो -1 एक्स टू दी पावर -2 -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान रखना है, ऊपर मैंने x लिखा है बट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, तो सेम कोऑर्डिनेट नहीं है। इट मींस कि सर जब भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट हो तो इस पूरी टर्म को मैं क्या ट्रीट करूंगा? कांस्टेंट। तो डी बाई डी वाई एक्स टू दी पावर -1, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ध्यान रखना है, ये विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ये समथिंग वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जी, किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
तो यहाँ तो कहीं y है नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा जी x टू द पावर -1, ये 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आंसर विल बी 0। बताओ, तो ये ध्यान रखना जी। इसके अलावा तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो अगर मैं कहता हूं d बाई dy xy, मतलब सर इसमें अब x भी है y भी है, बट मैं रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं जी? y के रिस्पेक्ट में। इट मींस कि सर यस, x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मान ले मैंने यहां पे y यहां लिखा होता है dx, तो क्या अब x कांस्टेंट है ना? अब y वाला कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो x कांस्टेंट d बाई dy y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x आंसर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ? देख, x एज इट इज है, इसकी पावर 1 है, तो 1 आगे आएगा, 1 में से 1 माइनस, तो y की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1, तो दैट शुड बी x, राइट। अगेन चौथा जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो ये वाला होता है, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कैसे यूज करोगे? ये क्वांटम में बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है, जब अपन ऑपरेटर वगैरह पढ़ते हैं। कैसे करोगे? हमेशा ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पहले तो एज इट इज एक्सपोनेंशियल वाली टर्म लिख दो। ये पूरी एक्सपोनेंशियल है ना भाई, ये इसकी पावर में है, तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, इनटू में उसकी जो पावर है d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। ये कितना आ जाएगा? ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा जी 2x, तो आंसर विल बी 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, d बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे सर ये एज इट इज रह जाएगा, इनटू में d बाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया ये तो डिफरेंट ही कोऑर्डिनेट हो गए, कांस्टेंट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर खत्म। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी डिफरेंशिएशन में आपको ये भी याद रखना होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। इसमें ना बेसिक मैथ वाले में, वैसे मैंने मिसलेनियस में लिख दिया है, यहां पे लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, है ना, लॉग की प्रॉपर्टीज को भी अपन पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल ये है कि सर अगर मैं मान लो d बाई डी एक्स करता हूं, बट फंक्शन 2 है मेरे पास, x वाले फंक्शन 2 हैं और दोनों मल्टीपल में है, तो इसमें करना क्या होता है? सर मान लो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कहता हूं, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस वाले रूल को अपन कहते हैं प्रोडक्ट रूल। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखूं, तो एग्जाम्पल लिखूं इसका, मान लो मैंने कहा d बाई डी एक्स है जी x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ये दो फंक्शन है, पहला फंक्शन इसको बोल लो, इसको दूसरा फंक्शन बोल लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ये सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व करो। अभी मैंने इसका डिफरेंशिएशन सिखाया आपको, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 1। आंसर विल बी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। आंसर विल बी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 1। ये आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ये आपको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए जी, और जितने क्वेश्चन आप कर लो उतना ही बेहतर है। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसके अलावा तुम कहोगे सर ये कहाँ इस्तेमाल होगा? गाइस ये जो मैं लिख रहा हूं ये सवाल ही है, जब आप क्वांटम पढ़ते हो तो ये सारा कुछ अपन करना पड़ता है, अपन को ऑपरेटर के सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद
डिवाइड रूल होता है जी एक, इसमें अपन लिखते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें दो फंक्शन लेते हो, इसको अपन फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकंड बोल देंगे। तो इसमें अपन कहते हैं सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब जी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स जी एक्स अपॉन में सेकेंड फंक्शन जी एक्स का यहां होता है जी होल स्क्वायर। ये आपका एक डिविडेंड रूल होता है, डिवाइड रूल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी बाई डी एक्स, एग्जाम्पल लोगे यहाँ पे x अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, या ई टू दी पावर एक्स रहने दे। ठीक है, इजी कर ले थोड़ा। ये कैसे आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन में का होल स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स पावर क्या आएगी, ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये एज इट इज आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर ये एज इट इज, इसका एक्सपोनेंशियल, हमेशा ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर उसकी पावर को सॉल्व करना है, अपॉन में ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन में ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज व्हाट योर आंसर। ये माइनस है बीच में ना, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, ऑल्सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। इसमें अपन मैक्सिमा होता है, एक सिलेबस में आपके मेंशन किया हुआ है मैक्सिमा मिनिमा, है ना। इसकी कंडीशन अपन तब पढ़ेंगे जब अपन एक बार ग्राफ की ओर चलेंगे, है ना। बेसिक आइडिया जब अपन ग्राफ लेंगे उसमें मैं मैक्सिमा और मिनिमा ये सारी कंडीशंस आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि उसमें मैक्सिमा कैसे काउंट करते हैं ना, जहाँ पे स्लोप 0 होता है उसी पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं। जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 अपने पास आ जाता है, उस पॉइंट को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के बारे में था थोड़ा सा बेसिक आइडिया। ठीक है, ऐसे ही अपन इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। सो आज की क्लास में अपन बेसिकली क्या पढ़े हैं, आज की क्लास में अपन ने एक तो यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है। यूनिट कन्वर्जन जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सब आना चाहिए आपको। उसके बाद बेसिक मैथ्स में अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उस पर कुछ सवाल भी किए हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आपकी आज की क्लास का डिस्कशन। सेम ऐसे ही इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक मैथ जो बचा हुआ है, जिसमें अपन IIT जैम के जो भी बुलेट्स पॉइंट है जो उसने सिलेबस में मेंशन किए हैं उसको भी अपन देख लेंगे। उसमें मैक्सिमम मिनिमा उसने बोला है, इंटीग्रल बोला हुआ है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, वो सारी चीज़ें अपन एक बार देख लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन अगले वीडियो को बनाएंगे। और प्लीज़ ध्यान रखना, जितनी भी वीडियोस आएंगी टू द पॉइंट बिल्कुल सटीक होंगी। आपको एज इट इज ये नोट कर लेनी है और उसी दिन निपटा देनी है। ठीक है, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखा करूंगा। ठीक है, आपको ताकि आपको एक तो समय कम लगे देखने के लिए, और दूसरा क्या है, आप उसको इजीली फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि आप अपना दूसरा प्रिपरेशन भी अगर मान लो कोर्स में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलाते रहो, बट ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो भी बातें हैं वो ध्यान रखना आप। ठीक है, बाकी गाइज थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, टेंशन वेंशन मत लो, मस्त दबा के पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो पढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।